नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबकी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ आपकी 1, 2, 3 परीक्षाओं का सिलसिला चलता जा रहा है। और उसी क्रम में दोस्तों विज्ञान विषय का जब पेपर आता है तो दोस्तों अब बदला लेने का समय आ चुका है। अब दोस्तों चुन चुन कर एक एक का हिसाब जो है वो पूरा करने का समय जो है वो अब आ चुका है। दोस्तों इंतजार की घड़ियां जो है वो समाप्त हो चुकी है। अगर कोई विषय का पेपर खराब चला गया हो तो बदला लेने के लिए दोस्तों साइंस जो है वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त विषय के रूप में उभरने वाला है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। दोस्तों जैसा कि आज हम पूरा केमिस्ट्री का रोड मैप बताने वाला हूं, ये केमिस्ट्री का दोस्तों चिट्ठा है। ये चिट्ठा लेकर आया हूं और ये चिट्ठा अगर तुमने पढ़ लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे केमिस्ट्री का सूपड़ा साफ हो गया। ये बाइलिंगुअल रहने वाली है, मतलब हिंदी और इंग्लिश बोथ स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दोनों के लिए बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि बाइलिंगुअल रहेगा इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इसके अंदर आपको सारी केमिस्ट्री की जितनी भी इक्वेशंस है उन सबको निचोड़ कर रख दूंगा ताकि उस इक्वेशन से बाहर एक भी इक्वेशन जो है वो नहीं जाने वाली है। दोस्तों तो ये केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल सार लवण, मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। तो चारों चैप्टर में जितनी भी ऑल इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस है वो सारी की सारी आपके लिए लेकर आ गया हूं और वो सारी इक्वेशंस आप याद कर लो। उसके अलावा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके अलावा कहानी यहीं खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, घूमती जा रही है। अभी तक तो ये घूमने का चक्र शुरू हुआ अभी तो हमने कहा ऑल इक्वेशन, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिफरेंस क्वेश्चंस, उसके अलावा और भी बहुत कुछ जो मुझे लगता है, मतलब ये अगर मेरी छोटी सी वीडियो अगर आप देख लोगे तो विश्वास करिएगा मेरा दोस्त, आपका केमिस्ट्री का सूपड़ा साफ हो जाएगा। दोस्तों तो केमिस्ट्री का अगर सूपड़ा साफ करना है तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी लाइन जो आपके लिए है दोस्तों, ख्वाहिश भले छोटी सी हो, ख्वाहिश भले छोटी सी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए, लेकिन इसे पूरा करने के लिए दोस्तों दिल जो है ना, ये जो हमारा दिल है ना वो जिद्दी होना चाहिए। इसीलिए कहा दोस्तों बदला लेने का समय आ चुका है। अगर किसी को लगता है कि पहले पेपर खराब हुआ था तो मत घबरा, ये भाई तेरे लिए खड़ा है, संघर्ष करेगा। पर याद रखना छपने वाले सवाल रहेंगे दोस्तों, छपने वाले। वो मैं नहीं बोलता, पेपर आने के बाद खुद ही पता चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले दोस्तों कौन कौन से टॉपिक्स है जल्दी से एक बार देखते हैं, अपने पास समय कम है। आपके पास पहली इक्वेशन आती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें से 2 तरह के सवाल बनते हैं। इसका मतलब होता है टू ऐड, ऐड का मतलब होता है जुड़ना। अगर दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा ए और यहां पर लिखा बी, ये 2 अलग अलग अभिकारक थे और मिलकर एक यौगिक बन गया, इसे अपन ने कहा संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ क्रिया हुई तो ये 1 O और ये 1 O, बेटा कितने O हो गए? 2, तो ये 2 O हो गए और H भी 2 हो गए और बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका यूज होता है सफेदी करने में, व्हाइट वॉशिंग में, जो दीवारों पर पुताई होती है। इसका एक और सवाल बनता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो भी दोस्तों सफेदी के लिए पदार्थ बना। एक ऐसा भी सवाल आता है, एक्स एक सब्सटेंस है जो जल के साथ क्रिया करके और सफेदी वाले पदार्थ को बना देता है, व्हाइट वॉशिंग सब्सटेंस तैयार कर देता है, वो क्या होता है? तो वो एक्स हो गया CaO, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों दूसरी इक्वेशन जो है कोयले का दहन। अगर आप बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोयले को जलाते हो, बर्न करते हो, जलाने के लिए, बर्न करने के लिए कौन सी गैस काम आती है? ऑक्सीजन। तो ये बन गया आपका C+O2 CO2। पहला टॉपिक क्लियर दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दोस्तों डीकंपोजिशन रिएक्शन, और डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक। मतलब अगर कोई यौगिक हमारे पास है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास में कोई यौगिक है A और B
और अगर आप इसको गर्म करते हो तो गर्म करने पर ए अलग हो गया और बी यहां पर अलग हो गया। तो अपन ने देखा ए और बी दोनों ही अलग हो गए, बिल्कुल ठीक यहां पर पढ़ा, ए और बी दोनों अलग अलग हो गए। जय वीरू की दोस्ती की नजर लग गई किसी को, दोनों को नजर लग गई, इसलिए दोस्तों ए अलग और बी अलग। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। वियोजन का मतलब डीकंपोजिशन का मीनिंग, टूटना, ब्रेक होना, अलग होना, सेपरेट होना, मतलब ए और बी दोनों अलग अलग हो गए, ये ए और बी अलग अलग हो गए। और इसमें से सबसे बढ़िया जो सवाल आता है वो आता है, याद कर लो, कान खोल कर बढ़िया तरीके से, वैसे खुले हैं पर अच्छे से सुन लो यहां पर, क्योंकि सवाल सीधा बनता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। ये लेड नाइट्रेट है दोस्तों, पकड़ रखा इसको, और गर्म करेंगे ना तो क्या होगा, NO2 और O2 दो गैस बनेगी। सवाल आता है नाइट्रोजन वाली गैस का नाम, तो नाइट्रोजन वाली गैस हो गई NO2 और दूसरी गैस कौन सी थी, O2। याद रखना आप लोग, एग्जाम का फेवरेट सवाल है यहां पर। ये देखो मैंने लिखा है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, याद कर लो PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। ये है दोस्त लेड नाइट्रेट याद करने की सबसे सुंदर बेहतरीन ट्रिक। आप इसको गर्म करोगे, क्या बना, PbO बना, क्या बना, NO2 बना, और क्या बना, O2 बना। बिल्कुल ठीक, बैलेंस करने के लिए इधर दो और इधर दो, और ये हो गया 4। ये गैस NO2, ये गैस O2, दो गैस है दोस्तों, NO2 और O2। फिर बात करता हूं आगे, यहां पर CaCO3 याद रखना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO प्लस CO2, बिल्कुल सही लिखा आपने, CaO प्लस CO2, बिल्कुल ठीक। और यही CaO जब जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बुझा हुआ चूना। याद है ना आपको, सफेदी के लिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। फिर देखो FeSO4, यहां पर Fe2O3, SO3 और SO2, तो ये यहां पर आपने वियोजन, और ये वियोजन किस लिए हो रहा है, ताप की वजह से दोस्तों, हीट की वजह से, याद रखना हीट की वजह से। फिर बात करता हूं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं फोटोलाइटिक, बिल्कुल सही दोस्तों। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जिसको कहा जाता है, AgBr, AgBr, मतलब सिल्वर और Br मतलब ब्रोमाइड। याद रखना, ये सनलाइट जब देते हैं तो Ag और Br दोनों सेपरेट हो गए। और इंपॉर्टेंट सवाल, ये AgBr जिसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, कहां यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में दोस्तों। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस सब्सटेंस का यूज होता है, यह भी सवाल बनता है। तो याद रखना दोस्तों, AgBr का यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है, बिल्कुल सही। फिर बात करता हूं वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कहा जाता है इसे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक कहा जाता है इसको, वैद्युत अपघटनीय। मेरे पास में वाटर था और जब आपने इसको करंट दी तो H2 और O2 अलग हो गए, जल का विघटन हुआ, H2 और O2 अलग हो गया, तो ये बन गया 2:1, मतलब ऑक्सीजन से डबल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से डबल है हाइड्रोजन। ये हो गई दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तीनों तरह की इक्वेशन बता दी, 3 तरह की इक्वेशन थी। फिर बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, वियोजन मतलब जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देंगे। मोर रिएक्टिव जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। बहुत सिंपल, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। अधिक का मतलब हो गया मोर और लेस का मतलब हो गया कम। तो ये मोर रिएक्टिव जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए CuSO4 था और इसका कलर था नीला, ब्लू कलर, यहां पर जो है नीला रंग था। जैसे ही Fe डाला, Fe ने Cu को हटा दिया, FeSO4 Cu बन गया, बिल्कुल ठीक। यह है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हो गया द्विविस्थापन। परिभाषा में क्या लिखेंगे, दो परमाणुओं का परस्पर आदान प्रदान। मैंने लिखा दोस्तों, दो परमाणुओं का परस्पर आदान प्रदान। याद रखना, दो परमाणुओं का परस्पर आदान प्रदान जो है वह द्विविस्थापन मतलब एक्सचेंज ऑफ टू एटम्स। दो एटम्स, दो आयंस का एक्सचेंज होना, मतलब दो अलग अलग। जैसे आपने यहां पर देखा Na2SO4, Na2SO4 बच्चों इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। Na2SO4 को क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। और यह है बेरियम क्लोराइड। अब ये Cl जाएगा SO4 की जगह और SO4 जाएगा Cl की जगह, 2NaCl और BaSO4 बन गया। अब ये जो BaSO4 था जिसको कहते हैं बेरियम सल्फेट, ये एक तरह का अवक्षेप था और इसी अवक्षेप को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं इसको अपन,
प्रेसिपिटेट कहते हैं, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को अपन कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल ठीक। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन बोला, अवक्षेपण बोला। दोस्तों ये जो मैं इक्वेशंस आपको बता रहा हूं, पूरे सारे केमिस्ट्री की सारी इक्वेशन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% सवाल यही से बनेगा। ये 20 से 25 मिनट का वीडियो आपकी केमिस्ट्री को खल्लास कर देगा। केमिस्ट्री का निचोड़ है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो जरूर जरूर इसे अभी से ही शेयर कर दीजिए अपने हर एक दोस्त, अपने हर एक फ्रेंड्स, अपने हर एक कलीग जो आपका बहुत ज्यादा खास है, उसको भेज दीजिए ताकि वो अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर सके। तो बिल्कुल दोस्तों, ये लास्ट मेरा ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें से हीट रिलीज होती है। बिल्कुल सही लिखा, जहां पर हीट का मतलब होता है ऊष्मा रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। ऊष्मा का बाहर निकलना उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक। और सबसे बढ़िया प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अपन जो श्वास लेते हैं ना, बिल्कुल याद रखना, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, जिसको अपन कहते हैं श्वसन अभिक्रिया, जिसको अपन कहते हैं श्वसन अभिक्रिया, वो क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा दोस्त, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? H2। और साथ में क्या बनेगी? बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊष्मा मुक्त हो रही है, रिलीज हो रही है, इसीलिए हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज से क्रिया की बैलेंस करने के लिए। इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। याद रखना, 6 का पैरामीटर रहेगा, ध्यान रखना, 6 का पैरामीटर रहेगा। ऑक्सीकरण जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हमारी बुक के अंदर एक सवाल है एनसीईआरटी के अंदर, एक्स कोई सब्सटेंस है जो ब्राउन कलर का है, भूरे रंग का है, जब आप उसको जलाते हो, बर्न करते हो, तो वो हो जाता है ब्लैक, काला हो जाता है। तो वो ब्लैक सब्सटेंस क्या है? तो वो है कॉपर ऑक्साइड। और ये एक्स सब्सटेंस जो ब्राउन कलर का है, जिसका इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है, वो है Cu। तो दोस्त Cu प्लस O2 बन चुका है CuO। बिल्कुल सही लिखा दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन है। एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए अपन ने देखा। इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। एक बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर कॉपर रखा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है वो छोड़कर चला गया H2 को। CuO के साथ था, कॉपर ऑक्साइड अकेला पड़ गया, ऑक्सीजन छोड़कर चला गया किसके पास? H2 के पास। तो H2 का तो हुआ ऑक्सीकरण और CuO का हुआ रिडक्शन, अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं CuO का। तो इस तरह से पूरा पहला चैप्टर समराइज करके आपके सामने रख दिया। ये सारी इंपॉर्टेंस जो है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो इक्वेशंस थी, वो आपके सामने मैंने रख दी। दोस्तों दूसरा चैप्टर जो है वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला। मैंने क्या कहा, बस छोटा सा वीडियो पर इतना शेयर कर दो कि मेरा हर एक विद्यार्थी जो है, जिसको बहुत बड़ा फायदा हो, उसको लगे कि यस ये देख लिया, मतलब सारे चैप्टर्स कवर्ड हो गए, केमिस्ट्री मुट्ठी में आ गई। दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत होमवर्क किया, बहुत मेहनत की है दोस्तों, तो इस मेहनत को जायज खराब ना करें, इसको जरूर जरूर शेयर करें। बहुत शानदार, बहुत कीमती जो है वो आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों। तो यहां अपन ने देखा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, सार, लवण, सेकंड चैप्टर है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो, उसमें पहली रिएक्शन जो है वो आप देखिएगा, अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, अम्ल धातु से क्रिया करता है, तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? H2 गैस। याद रखना, एसिड मेटल से, अम्ल धातु से, एसिड मेटल, अम्ल धातु, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। पर याद कर ले दोस्त, किसी को बताना मत कौन सी गैस बन रही है। बिल्कुल सही, H2 गैस। और इसकी पहचान होती है, आइडेंटिफाई होता है पॉप टेस्ट। याद कर लेना ये पॉप टेस्ट, किसी को मत बताना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जैसे H2SO4 है, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बनेगा, H2 गैस बनेगी। और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी यही बनना है, NaOH प्लस Zn, Na2 ZnO2 प्लस H2। क्लियर कहानी यहां पर, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट है, अगर मेरे पास में कोई मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है धातु कार्बोनेट। याद कर लेना, मेरे पास में क्या है? धातु कार्बोनेट है।
मेटल कार्बोनेट है, Na2CO3 एसिड रिएक्ट कर रहा है CO2H2 और यहां पर सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है, रिएक्ट किससे कर रहा है? एसिड से। क्या बना? सॉल्ट H2 और CO2 गैस यहां पर रिलीज होती हुई दिख रही है। उसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें क्या होगा? एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, एसिड 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 और बेस, अम्ल क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और H2O। और ये जो सॉल्ट बना है ना, इसका pH होता है 7। कितना होता है? बिल्कुल सही, 7। उसी तरह से क्लोर एल्कली प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस दोस्तों, क्लोर एल्कली प्रोसेस ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो ये सोडियम क्लोराइड था, इसमें अपन ने वाटर सॉल्यूशन में डाला और करंट दी। करंट का मतलब होता है धारा। आपने जब इसको धारा दी, यहां पर NaClH2O, करंट दी, धारा दी, तो क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा दोस्त? अरे बता दे यार, क्या बनेगा? कुछ नहीं, यहां पर बनेगा एक बेस, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो बेस बन गया, क्षार बना, क्षार और क्लोरीन बना, बेस और क्लोरीन बना, इसीलिए उसको बोला है क्लोर एल्कली प्रोसेस। एनी डाउट? नहीं, नहीं होगा, विश्वास के साथ कह सकता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 101%। संदीप सर की गारंटी है कि ये 1 नंबर का सवाल है, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आएगा, एसिड में से। याद कर लीजिए इस टेबल को। सबसे पहले लिखा विनेगर दोस्त, विनेगर, विनेगर का मतलब होता है सिरका। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। याद करने के लिए जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, Ca बड़ा होकर क्या बनेगा? Ca। सी मतलब सिरका, ए मतलब एसिटिक, ए मतलब एसिटिक। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, याद कर ले। नींबू, लेमन, और सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, सीनू दोस्तों, सीनू, सीनू, सी से सिट्रिक और नू से नींबू, तो लेमन और ऑरेंज दोनों में सिट्रिक एसिड होता है, याद कर लो। इमली, टेमराइन में होता है टार्ट्रिक एसिड। याद करने का, ईट, ई से इमली और ट से टार्ट्रिक अम्ल, ईट, ई से इमली, ईट, ट से टार्ट्रिक, याद रखना, ईट। सीनू, Ca। टमाटर, आटा, घर में आटा है ना खाना खाने के लिए, बिल्कुल। आ से ऑक्जेलिक और ट से टमाटर, आटा, आ से ऑक्जेलिक, ट से टमाटर, आटा, बिल्कुल सही। दल्ले, द से दही और ले से लैक्टिक एसिड। दही मतलब हो गया कर्ड और कर्ड में हो गया लैक्टिक एसिड। टोमेटो, टमाटर में ऑक्जेलिक हो गया। इमली, टेमराइन में टार्ट्रिक, बताई दिया आपको। चीटी का डंक और मेथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। चीटी का डंक और नेटल का डंक। नेटल एक पौधा है दोस्तों, छोटा सा, जो जंगलों में रहता है, कांटेदार पौधा होता है, कांटेदार पौधा होता है नेटल या चीटी का डंक, जिसमें अपन कहते हैं मेथेनोइक एसिड, या जिसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। याद रखना, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। बिल्कुल सही लिखा आपने, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत शानदार। उसके बाद कुछ फॉर्मूले और उनके यूजेस, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, जिसको अपन कहते हैं विरंजक चूर्ण। दोस्तों इसका फॉर्मूला है CaOCl2, CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम, याद रखना, केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम। सबसे पहले क्या लिखा है? Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, और Cl2 का मतलब हो गया क्लोराइड। ऑक्साइड को ऑक्सी लिख दीजिए यहाँ पर, ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। याद रखना यहाँ पर CaOCl2, कैल्शियम, फिर ऑक्सी और क्लोराइड। बिल्कुल ठीक, याद करने का बहुत सिंपल तरीका, कैल्शियम, ऑक्सी और क्लोराइड, याद हो जाएगा CaOCl2। और यूज कहां आता है? ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो पानी होता है, उस पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए, फ्री फ्रॉम जर्म्स, ये अपन ने लिखा विरंजक चूर्ण, जिसको अपन कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 1, पहली चीज क्लियर। दूसरा, बेकिंग सोडा। दोस्त बेकिंग सोडा लिखा है, बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, याद कर लेना, NaHCO3, NaHCO3, बिल्कुल करेक्ट। अब ये जो NaHCO3 है, इसका केमिकल नेम हो गया, Na मतलब है सोडियम, H मतलब है हाइड्रोजन, और
CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट से, बिल्कुल ठीक। सोडियम हाइड्रोजन, ये इसका केमिकल नेम है, याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। और इसका जो यूज होता है, इसका जो यूज होता है दोस्त, वो कहां होता है? इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में दोस्त, बेकिंग पाउडर बनाने में, मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब एग्जाम के अंदर ये भी सवाल आ चुका है कि बेकिंग पाउडर जो है, PYQ से ध्यान रखना, ये बेकिंग पाउडर जो है वो किन से मिलकर बनता है? तो अपन लिखेंगे बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, अपन लिखेंगे बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, उससे ये मिलकर बना है। बिल्कुल क्लियर कहानी है, एकदम क्लियर कहानी है। होप सो आपने लिख लिया होगा फटाफट से, नहीं लिखा तो तुरंत लिख लीजिए। होप सो कि तमाम मेरे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से लिख लिया है और बहुत शानदार तरीके से आगे चलते हैं। फिर बात करता हूं दोस्तों वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसको अपन कहते हैं धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा जिसको अपन कहते हैं धोने का सोडा। और इसका जो फॉर्मूला अपन ने देखा यहां पर Na2CO3.10H2, अपन ने क्या देखा? Na2CO3.10H2O, बिल्कुल सही लिखा यहां पर। वॉशिंग सोडा जिसको अपन कहते हैं धोने का सोडा, यूज कहां होता है? यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की स्थायी कठोरता, जो पानी की कठोरता होती है उसको दूर करने में, मतलब जो कठोर जल होता है उसको मृदु जल, मीठे पानी में चेंज करने में। प्यारे बच्चों, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, याद कर लो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए वो यूज होता है यहां पर वॉशिंग सोडे का। बिल्कुल ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कठोर जल को मीठे पानी बदलना या वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना। बिल्कुल ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP के नाम से जानते हैं इसको। फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, कहते हैं इसको कैल्शियम सल्फेट, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बिल्कुल ठीक, हेमी हाइड्रेट, सेमीहाइड्रेट, बिल्कुल ठीक। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, तो सेमी कह दो उसको। तो यहां पर लिखा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, बिल्कुल ठीक, ये अपन ने लिख दिया कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, बहुत मुश्किल से और बड़े शिद्दत के साथ सोच समझ करके बच्चों को कम पढ़ना पड़े, थोड़े से चैप्टर में सारी चीजें हो जाए। और इसका यूज कहाँ होता है? मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में। तो ये दूसरा चैप्टर भी भैया फिनिश्ड, निकला है संदीप सर की कमान से, बड़ा दूर तक जाएगा। तीसरा चैप्टर है दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। तीसरा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। बिल्कुल ठीक, मेटल नॉन मेटल, धातु और अधातु। देखो छोटा सा वीडियो, बहुत कुछ, छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल मेटल से रिलेटेड है। मेटल से रिलेटेड में क्या है? पहला लिक्विड, लिक्विड पारा, वह धातु जो लिक्विड है वो क्या है? पारा। दूसरा जिसको अपन कट विथ नाइफ, चाकू से काट सकते हैं, वो क्या है? सोडियम लिथियम पोटेशियम। बिल्कुल ठीक। तन्यता, डक्टाइल जिसको कहते हैं, डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता, खींचकर तार बनाया जा सके। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता, खींचकर तार बनाया जा सकता है। और सोना, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही, तन्य, खींचकर तार बनाने वाली धातु सोना। फिर लिखा गुड कंडक्टर, विद्युत का सुचालक, और वो है चांदी, सिल्वर, सबसे बढ़िया होता है सिल्वर, सबसे बढ़िया होता है सिल्वर। और पुअर कंडक्टर वो है लेड। कुछ लोग पारा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मरकरी पारा भी लिख सकते हो, HC, पर लेड रहेगा यहाँ पर। सही उत्तर लेड, ज्यादा ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये मेटल्स के बारे में बताया। ऐसे ही दोस्तों नॉन मेटल की बात करूं तो लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? ब्रोमीन, करेक्ट। उसी प्रकार हार्ड, सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड, बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, डायमंड सबसे हार्ड होता है, बिल्कुल क्लियर है। चमकदार, लश्चर्स,
जो सबसे ज्यादा चमकता है और सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा चमकने वाला आयोडीन। और आयोडीन अगर विकल्प में ना दिखे तो मेरा दोस्त डायमंड होगा, हीरा होगा। जो नॉन मेटल है, अधातु है, नॉन मेटल है, फिर भी चमकता है, फिर भी चमकता है, याद रखना। गुड कंडक्टर, जबकि होते नहीं है जनरली, पर नॉन मेटल है, और वो भी कौन है? ग्रेफाइट। और ऐसे नॉन मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, गलनांक कम होता है, वो है गैलियम और सीजियम। दोस्तों हाथ पे रखोगे ना पिघल जाएगा, हथेली पर रखते ही पिघलता है, हथेली पर रखोगे तो यह पिघल जाएगा, तो हथेली पर रखते ही पिघलता है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन दोस्तों। पढ़ा सुपड़ा साफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्पोथेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। विच मेटल ऑक्साइड या सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट एज वेल एज एसिड और बेस एंड प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट करते हैं। धातु ऑक्साइड है, अम्ल से भी रिएक्ट करता है, क्षार से भी रिएक्ट करता है, और बदले में क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। दोस्तों सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे मैंने लिखा Al2O3 HCl से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी कर रहा है। HCl क्या है? अम्ल है, और NaOH क्या है? बेस है, और बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन गया? सोडियम एल्यूमिनेट। ये बन गया यहां पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ऐसे कौन कौन से हमारे पास में उभयधर्मी पदार्थ है? एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ये अपन ने लिखा। अब आपने लिखा सोडियम एल्यूमिनेट, ओके करेक्ट। ऐसे कौन कौन से हैं? एक तो है Al2O3, ऐसे ही एक है ZnO, ये मेटल ऑक्साइड हो गए। उसके अलावा देखो दोस्तों, थर्मिट रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से कई बार सवाल बन चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रेल की पटरियों की दरारों को जोड़ने में, टू जॉइंट रेलवे ट्रैक्स, टू जॉइंट मशीनरी पार्ट, मशीन के पुर्जों को जोड़ने में रिएक्शन क्या है? Fe2O3, बिल्कुल ठीक, 2Al, Al जाएगा, Fe को हटाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा Al2O3। क्या बाहर निकला? 2Fe। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें से हीट रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन दो तरह की है। पहला डिस्प्लेसमेंट तो है ही, विस्थापन तो है ही, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट तो है ही, पर इसको आप एक्सोथर्मिक भी कह सकते हो। आप इसको एक्सोथर्मिक भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊष्मा रिलीज हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसीलिए हमने इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी उसको डिफाइन कर दिया। बिल्कुल सही लिखा यहां पर, यह भी करेक्ट। फिर देखिए दोस्तों, कुछ एलॉयज है, ये लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट 1 मार्क। कुछ एलॉयज, इसमें अपन ने देखा ब्रास, जिसको अपन कहते हैं पीतल, Cu+Zn, ब्रॉन्ज कांसा Cu+Sn, सोल्डर Pb+Sn, हमने लिखा Pb+Sn। फिर अपन ने देखा तारों की वेल्डिंग में यूज होता है सोल्डर का। ये तीनों याद कर लेना, 100% यहां से एक सवाल बनेगा ही बनेगा। अमलगम, मर्क्यूरी प्लस मेटल, क्या लिखा? मर्क्यूरी प्लस मेटल, तो ये फटाफट से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि तीनों ही टॉपिक आप सबने नोट कर लिए होंगे। पहला था अलॉयस, मिश्रातुएं, ब्रास पीतल Cu और Zn, ब्रॉन्ज कांसा Cu और Sn, और सोल्डर Pb और Sn। तारों की वेल्डिंग में यूज किसका होता है? सोल्डर का, करेक्ट। अमलगम की कहानी बता दी, मर्क्यूरी प्लस मेटल, मर्क्यूरी प्लस मेटल, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फटाफट से पहला सवाल है शॉर्ट नोट, मिनरल पे याद कर लो और अयस्क पे याद कर लो। खनिज, अयस्क, गैंग और एनोड मड, एनोड पंख जिसको कहते हैं। चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनरल, खनिज और अयस्क, गैंग और एनोड मड। उसी प्रकार डिफरेंस की बात करूं अगर मैं यहां पर, तो पहला है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, भर्जन और निस्तापन में अंतर, याद है ना। इसमें होता है सल्फाइड अयस्क, याद रखना, और निस्तापन में क्या होता है? कार्बोनेट ओट्स, कार्बोनेट अयस्क।
तो इसीलिए यहां से जो गैस निकलेगी वो CO2 हो जाएगी और यहां से जो गैस निकलेगी वो SO2 हो जाएगी। उसी प्रकार से मैलिएबल एंड डक्टाइल, आघातवर्धी और तन्य, एक में खींचकर सीट बनाते हैं पीट पीट कर हथौड़े से, और एक में खींचकर तार बना देते हैं। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वैद्युत अपघटनीय परिष्करण, इसका दोस्त डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मेथड, उसका प्रोसेस जो अपने आप में बहुत खूबसूरत सवाल है। तो ये सारे टॉपिक नोट कर लेना, फिर मत कहना कि संदीप सर आपने हमें नहीं बताया। बिल्कुल, ये संदीप सर आपको बताने आ रहे हैं, एक एक टॉपिक याद कर लो। ये संदीप सर की बात परीक्षा में याद आएगी, वरना ऊपर की दीवारें गिनते रहना। वो सरकारी स्कूल्स के अंदर जो छतें होती है उसके अंदर पट्टियां होती है, वो पट्टियां गिनने के काम आएगी कि हाँ भाई ये कितनी पट्टियां हैं, 1 2 3, गिनते रहना गिनते रहना। गिनते गिनते 3.25 घंटे निकल जाएंगे, पर आपको उस समय याद आएगा, खास संदीप सर ने हमको बताया ये वही सवाल छपा है, पहले पढ़ लेता यार, क्यों नहीं पढ़ा। अरे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर ली मैंने पढ़ते पढ़ते। बस थोड़ी सी अगर अंदर जमीर बचा है तो ये जो बता रहा हूं ये पढ़ लेना। निश्चित तौर पर केमिस्ट्री के अंदर 50% पार्ट सलट गया, 50% पार्ट सलट गया। मैं ये नहीं कहता 100% आएगा, पर मैं कह रहा हूं 50 से 60% आपने कवर कर लिया, यही पर आपका गेम ओवर। लास्ट चैप्टर मेरा केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, याद रखना क्या लिखा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट चैप्टर भाई संदीप लेकर आ गया तुम्हारे लिए, ये लास्ट चैप्टर रहने वाला है। और ये लास्ट नहीं दोस्तों, ये केमिस्ट्री का अंत है यहां पर। फिर देखिए दोस्तों, पहली चीज कोयले का दहन, बर्निंग ऑफ कोल, याद कर ले दोस्त, बर्निंग ऑफ कोल। अब इसमें लिखा C+O2 क्या बना, CO2 प्लस हीट एंड लाइट, ऊष्मा और प्रकाश, हीट एंड लाइट। ठीक उसी प्रकार से सेकंड नंबर पर नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, जिसको मेथेन को बोलते हैं। तो मेथेन को अगर बर्न कर, अरे बच्चा जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस काम आती है, CH4 होता है मेथेन, जलाओगे तो CO2 और H2O बनेगा, साथ में ऊष्मा और प्रकाश, हीट एंड लाइट। इसका डॉट स्ट्रक्चर भी पूछता है, तो ये ऐसा डॉट स्ट्रक्चर बना देना जल्दी जल्दी से। ऐसा हाइड्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 4, ये हाइड्रोजन के 2 के घेरे पूरे कर लेना, और आखिर में कार्बन का 8 का एक पूरा घेरा पूरा कर लेना, आपका खेल खत्म। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों संकलन अभिक्रिया, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है दोस्त, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, याद कर लेना, अनसैचुरेटेड, वो यहां पर चेंज हो जाएगा निकल और पैलेडियम के साथ। निकल और पैलेडियम के साथ जब हाइड्रोजन गैस मिलती है ना, जब हाइड्रोजन गैस मिलेगी ना, तो निकल और पैलेडियम के साथ वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, उसे ही अपन एडिशन बोलते हैं। और इसका यूज होता है वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, उपयोग जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो घी में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, घी में। दोस्तों फिर आती है एथेनॉल की 2 रिएक्शन, आपके लिए बहुत मसालेदार लेकर आया हूं। एथेनॉल की 2 रिएक्शन याद कर लो, पहला है सोडियम के साथ विद सोडियम, और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का मेथड, टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब नोट कर लेना, ये एथेनॉल है और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम के साथ। दोस्त रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम के साथ, ये सोडियम के साथ। तो ये यहां पर H2 है ना, इसका H2 बाहर निकाल देना बस, बाकी पूरा ऐसे का ऐसा लिख देना, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ऐसे ही दोस्त एथेनॉल है, जब आप H2SO4 के साथ इसको गर्म करोगे ना, जब H2SO4 के साथ उसको गर्म करोगे ना, तो डबल बॉन्ड मिलेगा, साथ में H2O बाहर निकलेगा। और ये जो H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बिल्कुल इसे निर्जलीकारक कहते हैं। अरे नोट कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, एथेनॉल एथीन में चेंज होगा, एथेनॉल एथीन में चेंज होगा, याद रखना, मतलब एथेनॉल एथीन में चेंज हो गया। इसी तरह से दोस्तों एथेनोइक एसिड की कहानी बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है। 2 तरह से काम कर रहा है, एक तो है एस्टरीफिकेशन जिसको एस्टरीकरण कहते हैं, और दूसरा विथ बेस, सार के साथ। अब देखो ये एथेनोइक एसिड है और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एथेनॉल के साथ। अरे दोस्त ये है एथेनॉल, हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एथेनॉल के साथ। और ये क्या है तुम्हारा एथेनोइक, एथेनोइक याद कर लो, एथेनोइक फॉर्मूला हो गया CH3COH ऊपर लिखा, और ये एथेनॉल के साथ H2O बाहर निकाल देना, क्या बाहर निकाल देना, H2, पीछे बच जाएगा दोस्तों एस्टर।
पीछे क्या बचेगा, एस्टर। नोट कर लेना, ये एस्टर बना और इसीलिए इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। यूज आता है मीठी गंध में, जो इत्र वगैरह सेंट वगैरह यूज करते हैं ना, उनमें इसका यूज होता है। ऐसे ही दोस्तों ये बेस है और ये बेस जब एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन गया CH3COONA और यहां पर भी H2O बाहर निकल गया। इस पूरे प्रोसेस को अपन ने कहा सोपनिफिकेशन, साबुनीकरण। बिल्कुल ठीक। कब, जब बेस यहां पर कौन है, NaOH बेस है, सार है। NaOH क्या है, क्षार है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एथेनोइक एसिड के साथ। दूसरा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाओ वो है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये देखो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये लिखा H, इधर भी लिखा H, इधर भी लिखा H, इधर भी लिखा H, इधर भी लिखा H और इधर भी लिखा H। C6H6। ऐसा नहीं बना पाओ तो जरूर ऐसा बना देना भैया, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दोस्त, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या क्या डायग्राम्स बन सकते हैं इसके अंदर, तो पहले डॉट स्ट्रक्चर याद कर लेना। मेथेन का, एथेन का, एथीन का, प्रोपेन का, इन सब का। बिल्कुल ठीक। कुछ डायग्राम्स है इस चैप्टर के अंदर जिसमें एक तो मिसेल का डायग्राम, एक डायमंड का और एक ग्रेफाइट का। दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट और मिसेल, ये 3 डायग्राम आप अच्छे से देख लेना जो इस चैप्टर से। उसके अलावा दोस्तों फॉर्मूला और IUPAC नेम, ये मैंने आपको बता दिया। किसी का भी IUPAC नाम आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप्स के नाम, प्रकार्यात्मक समूह 4 होते हैं, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड। वापस बोल रहा हूं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसी होमोलोजस सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। और कार्बन के एलोट्रॉप्स, जिसमें क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, क्रिस्टल या अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुल रेंज। और मुझे लगता है कि मेरी केमिस्ट्री का भी अंत आ चुका है दोस्तों। और अगेन अंत में यही कहना चाहूंगा, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको संदीप सर की तरफ से, उत्कर्ष परिवार की ओर से ऑल द बेस्ट आप सबको। निश्चित तौर पर अगर केमिस्ट्री का ये वीडियो आपने देख लिया तो केमिस्ट्री की चटनी आप बना दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप सबको पुनः बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।